ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ. ಹಿಂದಿ ದಿವಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬಂಧನವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಮೂಲ ಸೂತ್ರವೇ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಾರ ಸಾಧನವೇ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ. ಹಿಂದಿ ಕೇವಲ ಭಾರತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ನಿಜವಾದ ಸಂವಾಹಕವಾಗಿಯೂ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷಕವಾಗಿಯೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸುಮಧುರ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜನಮನಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 1918ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ದೇವದಾಸ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಥಮ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ 1964ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಧಿನಿಯಮ 14ರ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಮಳಗಿ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ, ಧಾರವಾಡ. नमस्कार जयलक्ष्मी बहन जी. प्रणाम राजकुमार जी. हिंदी दिवस की शुभकामनाएं. जी आपको भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं. कैसे चल रही है हिंदी दिवस तैयारियां? सर छात्र छात्राएं तो बड़ी उत्सुकता से लगे हुए हैं सर. चलिए मलगी गुरुजी भी आ गए हैं. नमस्कार गुरुजी. नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार. मैं तो बहुत बढ़िया हूँ. आप दोनों को देखते ही पता चलता है कि बड़े चंगे हो. हाँ गुरुजी, जैसे कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा. हाँ, प्रशंसा के लिए धन्यवाद. सच्चाई तो है. आज भारत और विदेशों में बसे हुए सभी हिंदी बंधुओं को ढेर सारे शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ. जी जी, इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम भी आपके साथ सभी के लिए मंगल कामना करते हैं सर जी. हाँ, और आज की चर्चा का विषय है हिंदी दिवस क्यों मनाए जाते हैं. यह कई लोगों का प्रश्न है. अरे भाई साहब, ये तो जाहिर है ना, अनेक भाषाओं वाले भारत में प्रशासन को सरल बनाने की दृष्टि से भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था. ये तो जानते हैं ना जी. लेकिन आम जनता को इसके ज्ञात होने में 3-4 वर्ष लगे थे सर. हाँ. और वैसे 14 सितंबर 1953 में वहाँ से देश भर में हिंदी दिवस मनाने की प्रथा का शुभारंभ हुआ सर. हिंदी भाषा की परिभाषा क्या है? हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंदी की, हिंदुस्तान की, यानी भारत की भाषा. इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 के तहत संघ की अर्थात भारत गणराज्य की राजभाषा घोषित किया गया है. जी, यही कारण है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में रेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के पत्राचार पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में छपते हैं. हाँ हाँ. लेकिन कई लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वैसे तो भारत बहुभाषीय राष्ट्र है, अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं अनेक है. इस स्थिति में हिंदुस्तान या भारतवर्ष की भाषा और आगे चलकर राजभाषा के रूप में हिंदी को ही क्यों मान्यता दी गई? कदाचित जो राज्य भौगोलिक मर्यादा से विस्तार और अन्य राज्यों से अधिक संख्या में जनसमुदाय की भाषा होती, उसी को राजभाषा का स्थान दे सकते थे ना? आपके कहे अनुसार. जी, यह मेरा प्रश्न नहीं है. हाँ हाँ,
आपके नहीं, कुछ लोगों के प्रश्न के अनुसार। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में जो बंगाली बोलते हैं उनकी संख्या 9,72,00,000 से अधिक है। तो क्या भारत में अन्य राज्यों से और अन्य भाषाओं से अत्यधिक बोली जाने वाली बंगाली भाषा को राजभाषा का स्थान देना चाहिए था ना सर? जरा सोचिए। तब तो भारत गणराज्य में स्वतंत्रता आंदोलन से पहले भाषा की समस्या को लेकर अंतर्युद्ध शुरू होने में कोई संदेह नहीं था। जी हाँ, संकुचित व्यष्टि भाव से विशाल समष्टि की ओर बढ़ने का एक ताजगी यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का उदाहरण देना चाहता हूँ। दीजिए सर जी। आप सभी जानते हैं कि भारत में पहले मुंबई राज्य, मैसूर राज्य तथा मद्रास राज्य जैसे बड़े बड़े शहरों के नाम से ही राज्यों के नाम रखे गए थे। जी सही है आपका कहना। कालांतर में तत्प्रांतीय जनता की प्रबल इच्छा से मुंबई का महाराष्ट्र, मैसूर का कर्नाटक तथा मद्रास का तमिलनाडु जैसे कई राज्यों के नाम परिवर्तन भी किए गए। ठीक है, ये बात सभी जानते हैं। देखिए, अगर यह नाम परिवर्तन नहीं हुआ होता तो एक दिन पुणे वाले आग्रह कर सकते थे कि मुंबई के बदले पुणे राज्य कहो, बेंगलोर वाले मैसूर राज्य नहीं बेंगलोर राज्य कहो, ऐसे चलता रहता था। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया सर। हिंदी भाषा ही क्यों, इसका समाधान स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश हो, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में 53 करोड़ से भी अधिक लोगों की भाषा है हिंदी। पूरे भारत देश में 50% से अधिक लोग हिंदी भाषी होने के कारण हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा व राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए और कौन सी समस्या है? हिंदी भारतवासियों के देश संचार का प्राथमिक साधन बनकर हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ाती है और एकता के सूत्र में बांधती है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, मीडिया, बैंक, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता अनिवार्य रूप से बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, सुनना, बोलना, पढ़ना, व्यावहारिक व्याकरण ज्ञान, भाषा प्रयोग एवं सृजनात्मक विकास की पूर्ति के लिए बहुत सरल, सहज और सुगम्य है हिंदी भाषा। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कई लेखकों, कवियों और कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किया कि हिंदी केवल राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण करे। काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास ऐसे कई व्यक्तियों में से भारत रत्न भूषित जो राजश्री भी कहलाते हैं स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम टंडन जी का नाम भी नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने समझा कि विशेषकर हिंदी प्रदेशों में यानी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु आदि राज्यों में ना? जी हाँ, उन राज्यों में बोली जाने वाली तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल जैसे भिन्न भिन्न भाषा के जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागृत कराने के लिए एक भाषा माध्यम की बड़ी आवश्यकता है। हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा हो सकती है? सन 1918 में मद्रास में, अर्थात आज के चेन्नई में है ना? हाँ, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की और स्वयं आजीवन अध्यक्ष रहे। उनके पुत्र देवदास गांधी जी प्रथम हिंदी प्रचारक बने। तब से हिंदी प्रचार व प्रसार का कार्य तेजी से चलने लगा। ये सब बातें तो सभी जानते हैं ना। गुरुजी, मैं अब आपसे एक अंग्रेजी कथन का स्पष्टीकरण चाहती हूँ कि कुछ लोग हिंदी दिवस को अंग्रेजी में कहते हैं कि हिंदी डे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सीधा अर्थ होता है प्रेक्षण, निरखना, अवलोकन इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने कलाकारों द्वारा लगाई गई चित्रकला प्रदर्शनी का प्रेक्षण किया। हाँ, एक तो मेरी सोच सही निकली। ऑब्जर्वेशन शब्द का एक अर्थ और निकलता है जो वैज्ञानिक क्षेत्र में अधिकतर उपयोग किया जाता है। हाँ। अवलोकन। उदाहरण है
मैं एक वैज्ञानिक होकर अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अपने अवलोकन से अनुसंधान तथ्यों का अभिलेख करूंगा। तो आप कहना क्या चाहती है बहन जी? सारी दुनिया जानती है कि हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। बिल्कुल सही है। हाँ, अभी भी याद है मुझे, जब मैं प्राथमिक शाला में पढ़ता था, राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों के विषय पर निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और सबसे अव्वल निकला था। हाँ, मेरी समझ में त्योहार, पर्व या उत्सव का विशाल अर्थ होता है एक समुदाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाला उसके धर्म या संस्कृतियों के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर प्रकाश डालना और अगली पीढ़ी को संस्कारित करना, सिर्फ अवलोकन करना नहीं। मैं इस बात का 100% समर्थन करता हूँ। भारत का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो पता चलता है कि हिंदी भाषा विविधता में एकता का सूत्र कैसे सिद्ध हुई है। राजकुमार जी, क्या आप जानते हैं सन 1941 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी और सामाजिक स्थिति कैसी थी? हाँ सर जी, मेरी जानकारी के अनुसार निश्चित रूप से कह सकता हूँ, तब तो 38 करोड़ 80 लाख थी और 500 से अधिक देशी राज्य थे जो भारतीय भाषाओं द्वारा शासित होते थे। जन समुदाय अगणित जातियों में विभक्त थे और लगभग 200 विभिन्न भाषाएं तथा बोलियां बोलते थे सर जी। वाह रे वाह, आपकी स्मरण शक्ति के लिए तालियां। है ना? लेकिन निस्संदेह इस विविधता में एकता का परिपोषण है ना, वह 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा के द्वारा ही आधुनिक शिक्षा के प्रसार तथा शासन की एक सी व्यवस्था से हुआ है। जी, इस बात की आभास प्राचीन भारत के विष्णु पुराण में मिलती है। अच्छा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। अर्थात वह देश जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण स्थित है, भारत कहा जाता है, जहाँ की संतान भारती कहलाती है। वाह वाह सर, बढ़िया उदाहरण। हाँ, आध्यात्मिक पंडितों, राजनीतिज्ञों तथा कवियों के मानस में एकता की यह भावना सर्वदा प्रस्तुत थी और उन लोगों ने लिखा है, हिमालय से लेकर दक्षिण में सेतुबंद रामेश्वर तक तथा पूरब से ब्रह्मपुत्र की तराई से लेकर पश्चिम में सिंधु तक विस्तृत सहस्र योजन भूमि को एक ही सार्वभौम सम्राट का राज्य होने योग्य है। हिंदी दिवस मनाने के पीछे एक कारण यह भी है कि देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अपेक्षा को रोकना है। हिंदी दिवस के दिन देश भर कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए निबंध, भाषण, समूहगान, चित्रकला, हिंदी में स्वरचित कविता वाचन, कथा सुनाना आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। और सरकार के विविध मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों व राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नागरिकों को उनके योगदान व हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। हिंदी दिवस मात्र एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं, साधारणतः 14 सितंबर से 30 सितंबर तक हर साल हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हाँ, इसलिए तो मैं दिल से कहती हूँ गुरुजी कि हिंदी दिवस एक ऑब्जर्वेशन नहीं, एक महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। हाँ हाँ सर जी, हिंदी प्रचार के इस कार्य में जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हाँ। उनके लिए व्यवहारिक व्याकरण ज्ञान में लिंग का विषय एक बड़ा अड़चन बन बैठा है। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि हमारी प्रांतीय भाषा कन्नड़ में पुरुष जाति का बोध हो तो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग तथा जो निर्जीव है उसे नपुंसक कहते हैं। इस प्रकार 3 लिंग माने जाते हैं। लेकिन हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं है ना। हाँ सर। इसलिए उनकी समस्या है निर्जीव वस्तुओं को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे वर्गीकरण कर सकते। यही तो हिंदी भाषा की विशेषता है भाई साहब।
हमारी हिंदी भाषा मात्र एक भाषा ही नहीं बल्कि विश्वमान्य भारतीय श्रेष्ठ संस्कृति से ओतप्रोत भाषा है। हम भारतवासी प्रकृति के आराधक हैं और हर एक चीज को जीवंत मानते हैं। भूमि को मातृभूमि कहते हैं तो भूमि स्त्रीलिंग बन गई। बराबर। जमीन और जगह भी भूमि का एक भाग या हिस्सा बनकर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। नदियों का नाम स्त्रीलिंग में अर्थात जो सलील यानी बहती रहती है तथा चंचल और आकार में छोटे होते हैं बहुधा स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लहरें, चूरी आदि होते हैं। और जो अचल और आकार में बड़े हैं जैसे पर्वत, समुद्र, पेड़ आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। व्यावहारिक भाषा वह भाषा है जिसका इस्तेमाल लोग हर रोज की जिंदगी में करते हैं, लेकिन वही भाषा अच्छी मानी जाती है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार तथा सरल सुबोध हो। इस दिशा में हिंदी एक ऐसी भाषा है कि भारतीय सभी भाषाओं के हजारों लाखों शब्दों से युक्त होकर बहुत समृद्ध बन गई है और बनती ही जा रही है। बात करते करते छोटी मोटी गलतियां सुधर जाएंगी, लेकिन सबसे पहले हिंदी में मुंह तो खोलना चाहिए ना। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आखिर राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसे पूरे देश के ज्यादातर लोग समझते हैं और बोलते हैं। हाँ। यह भाषा देश का प्रतिनिधित्व करती है और उस देश की सरकार की आधिकारिक भाषा होती है। क्यों नहीं, इन सभी बिंदुओं से भरपूर है हमारी हिंदी। किसी देश की राष्ट्रभाषा देश के सम्मान, अभिमान और एकता की पहचान होती है। 100% परिपूर्ण है गुरुजी, और क्या कमी है? इसीलिए हम आशा करते हैं एक दिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा जरूर बनेगी। बिल्कुल। दुनिया के वैसे करीब 150 से भी ज्यादा संविधानों में आप देखेंगे राष्ट्रीय भाषाओं का जिक्र है। हाँ। उन देशों में अन्य भाषाओं का हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल। मगर भारत में अनगिनत भाषाओं के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में शायद और भी समय लगेगा। लेकिन एक बात हम बड़े गर्व के साथ उद्घोष कर सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित न होकर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस आदि कुल वैसे 20 देशों में आधिकारिक दर्जा प्राप्त की है। एक आंकड़े के अनुसार आजकल विश्व के 150 से अधिक देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 3 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निर्वाह कर रहे हैं। और राजकुमार जी, हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बिल्कुल सही है सर। चलिए सर, आज हिंदी दिवस की खुशी के मौके पर श्रोताओं को एक खुशी का गीत सुनाते हैं जिसे हमारे छात्राओं ने आपसे ही सीखा है। खुशी के गुनगुनाते, खुशी के गुनगुनाते, बढ़ते जाए हम, बढ़ते जाए हम। मुस्कुराने की कला सबको सिखाए हम, मुस्कुराने की कला सबको सिखाए हम। खुशी के गुनगुनाते, खुशी के गुनगुनाते, बढ़ते जाए हम।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम भी गीत खुशी के गुनगुनाते हिंदी दिवस मनाएंगे। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಮಳಗಿ. ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा धारवाड़। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हुबली धारवाड़ महानगर के प्राथमिक प्रौढ़शाला, पीयूसी, स्नातक, स्नातकोत्तर और कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ಹಿಂದಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. दिनांक 14/9/2024 शनिवार के दिन सुबह 10:30 बजे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा पुरुषोत्तम टंडन हिंदी भवन में हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन संपन्न होगा। दिनांक 17/9/2024 मंगलवार सुबह 10:30 बजे से लेकर प्राथमिक विभाग के 6ठी और 7वीं कक्षा तथा प्रौढ़शाला विभाग के 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ 6 ಮತ್ತು 7ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 17/9/2024 ರಂದು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ 8 ಮತ್ತು 9ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. दिनांक 18/9/24 बुधवार सुबह 10:30 बजे से लेकर प्राथमिक प्रौढ़शाला के 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हिंदी में एक देशभक्ति गीत और एक लोकगीत समूह गान प्रतियोगिता। नियमावली सभी विद्यालयों को भेज दिया गया है। ದಿನಾಂಕ 18/9/2024 ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 6ನೇ ವರ್ಗದಿಂದ 10ನೇ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 15 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಸಮೂಹಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. दिनांक 19/9/2024 को गुरुवार सुबह 10:30 बजे से हुबली धारवाड़ शहर के समस्त बीएड और एमएड कॉलेज के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन। दिनांक 20/9/24 शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से प्राथमिक व प्रौढ़शाला के 6ठी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता। ದಿನಾಂಕ 20/9/2024 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. दिनांक 21/9/2024 को शनिवार सुबह 10:30 बजे से हुबली धारवाड़ शहर के पीयू महाविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण प्रतियोगिताएं। दिनांक 23/9/24 सोमवार सुबह 10:30 बजे से यूजी, पीजी और कर्मचारियों के लिए भाषण प्रतियोगिता। दिनांक 24/9/2024 मंगलवार सुबह 10:30 बजे से लेकर हुबली धारवाड़ शहर के समस्त बीएड और एमएड कॉलेज के छात्रों के लिए भाषण प्रतियोगिताएं। ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸುರೇಖಾ ಚಾಂದ್ಗುಡೆ 7892328722, ದೀಪಾ ಕಟ್ಟಿ 9481872215, वीणा तुप्पर 9481929691, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ 9449108567। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्याध्यक्ष श्री रेशम झटगिरी जी ने अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्र भाग लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। ಹಿಂದಿ ದಿವಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶರಣಬಸವ ಚೋಳೀನ್. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೆರವು ಶೈಲಜಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. एक राष्ट्र भाषा